हे एवरीवन, इस वीडियो में हम परीक्षा मंथन का लक्ष्य 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लक्ष्य 2 में आई थिंक 27 और 28 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। 5-6 वीडियोस मैक्स टू मैक्स आएंगे अभी और वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं 1-2 दिन में वो वीडियोस डाल दूंगी। और देखिए, वीडियोस बहुत लंबे नहीं हैं। लंबे वीडियोस में मुझे ऐसा लगता है कि ये होता है कि एक ही वन गो में सारे जो है पूरा कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वीडियोस 30-40 मिनट्स के वीडियोस हैं और ये कंप्लीट जो है कंप्लीटली पूरे बुक को कवर किया गया है। आपके प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, मेंस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं और फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे जो मुद्दे हैं वहाँ पे कवर किए गए हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में आपके मेंस को भी कवर कर रहा है। अब लक्ष्य 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कोविड भाववश बदलती जीवन शैली। कोविड की वजह से जो जीवन शैली लोगों की बदली हुई है उसके मुद्दे क्या हैं वो हम देखेंगे। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं, कोरोना संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिखेंगे ये 6 बड़े बदलाव। कोरोना संकट और जस्टिस ऑनलाइन, ऑनलाइन शिक्षा और चुनौतियाँ, घर से काम, कम्युनिटी ट्रांसमिशन और हर्ड इम्यूनिटी, ग्लोबल से लोकल तक वापसी, स्वदेश, कोरोना संकट की राजनीति, कोरोना संकट और राजनीति, कोविड-19 एवं प्रकृति, नमस्ते और कोविड-19, कोरोना वायरस से लड़ाई में मददगार रोबोट्स और वैक्सीन, राष्ट्रवाद। ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। तो अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कोरोना संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिखेंगे ये 6 बड़े बदलाव। तो देखिए, 6 कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खबरें आ रही हैं उसमें विश्व अर्थव्यवस्था में बहुत सारे जो है बदलाव होने का जो है हमें अंदेशा लग रहा है कि बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है अमेरिका, उसने WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है। ठीक है, जापान ने भी क्या किया है कि $2.2 अरब आर्थिक पैकेज दिया है अपनी कंपनी को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जो कहाँ पे है, चीन में है। और ये जो है दिया गया है आर्थिक पैकेज, चीन से वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शिफ्ट करने के लिए दिया गया है। तो ये जो है बहुत ही अलग जो है आर्थिक गणित की तरफ जो है हमें इंडिकेट कर रही है। चीन के बड़े जो है साझेदारों में शामिल जापान अब भी जो है अब चीन की आर्थिक गतिविधियों से दूर रहना चाहती है। इवन चीन ही नहीं, बहुत सारी ऐसी जापान ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चीन से जो है अपना दूरी बनाए रखना चाह रही हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के बीच में देखें तो विभिन्न देशों के प्रमुख जो गैर सरकारी और बौद्धिक संस्थाएं हैं, चाहे वो आपकी जो है गैर सरकारी हो, नॉन गवर्नमेंटल हों, और जो है इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशन, इन्होंने जो है चीन को जिम्मेदार ठहराया है कि चीन ने जो जानकारी है वो टाइम से जो है विश्व को नहीं दी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। और अगर बहुत बार हमने देखा कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन था एयरवेज के थ्रू, वो बिल्कुल ओपन था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और उन्होंने ये जानकारी छिपाई लोगों से। नहीं तो हो सकता है जो संक्रमण इस लेवल तक फैला हुआ है उसको कंट्रोल पहले ही किया जा सकता था। ठीक है, तो ये सब आरोप लगाए गए हैं। अब देखिए, ये जो आपात की स्थिति है वो लगातार चर्चा का विषय है। बहुत सारे प्रश्न उठे हैं कि आने वाले भविष्य में ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की परिभाषा बदलने जा रही है क्या। जो ग्लोबलाइजेशन है, देखिए हमारे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा जो है पुराना नहीं है। ये 1991 में LPG के टाइम जो है आया, और एंशियंट टाइम में तो हमारा इंडिया बहुत ही ज़्यादा ग्लोबलाइज था, हर जगह से ट्रेड हो रहा था। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ यही होता है कि जो एक कंट्री है वो वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए ओपन हो जाती है। सारी कंट्रीज एक दूसरे के लिए ओपन हो जाती हैं, और ये जो विश्व है एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह होता है। ठीक है, जैसे ट्रेड में ओपननेस हो जाती है, आपकी इवन सांस्कृतिक चीज़ें, जो कल्चरल चीज़ें हैं वो जो है एक्सचेंज होने लगती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण है वो उसकी परिभाषा कहीं बदल तो नहीं जाएगी, ये क्वेश्चन है। क्या वैश्वीकरण का वर्तमान स्वरूप भविष्य में अपने मूल रूप को खो देगा। जो वर्तमान स्वरूप है वैश्वीकरण का, वो क्या भविष्य में अपना मूल खो देगा। क्या विभिन्न वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो जारी समन्वय है कोरोना के फैलने की वजह से, वो जो है वो मौजूद रहेगा या वो भी उसका अस्तित्व खो जाएगा। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, क्या वो इसी तरीके से चलेगी या उसका स्वरूप बदल जाएगा। क्या संभव है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन को लेकर एक नई रणनीति और चर्चा देखी जा सकती है।
चीन का जो भी जो है लोगों ने जो अंदेशा लगाया, लोगों का जो कहना है कि चीन की क्या जो है नीतियां थी, क्या चीन ने टाइम से लोगों को आगाह किया कि ये परिस्थितियां हैं, इन सारी चीज़ों को, और चीन अभी भी अपने आर्थिक हितों को साधने में लगा हुआ है। तो क्या इन सब चीज़ों को लेके लोग, जो कंट्रीज हैं, उनकी कोई नई रणनीति बनने वाली है? क्या वो ये जो है कुछ चर्चा करने वाले हैं कि चीन को लेके उनका क्या जो है किस तरीके का रिलेशन होने वाला है? ठीक है, क्या जो है उनका दृष्टि है चीन को लेके? देखिए, कोविड-19 की गंभीर समस्या से विश्व जो है स्वास्थ्य संगठन WHO और UN जो है, UN सिक्योरिटी काउंसिल जैसी संस्थाएं, उनके भी भूमिकाओं पे सवाल उठाया है। सवाल ऐसे उठा है कि WHO ने ताइवान को एज अ कंट्री के रूप में जिस तरीके से जो है इग्नोर किया, जिस तरीके से नज़रअंदाज किया है, और आप जानते हैं कि ताइवान का चीन के साथ किस तरीके से संबंध है, तो वो जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है, WHO को चीन के दबाव में आने का बिल्कुल डायरेक्ट जो है एक एग्जाम्पल जो है हमारे सामने दिख रहा है। ठीक है, कि चीन के दबाव में कहीं ना कहीं WHO आ चुका है। ठीक है, और अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो अपने वीटो पावर के दम पे भारत के फैसलों में दखलंदाजी करने वाला चीन, हर फैसले में वो चीन दखलंदाजी करता है। आज अगर कोविड की उस पर अगर लोग चर्चा करने चाह रहे हैं, वैश्विक चर्चा की तैयारी हो रही है, तो उसमें जो है वो बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहता, वो तैयार ही नहीं है वैश्विक चर्चा के लिए। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की भी विफलता है। जिस महामारी के चलते पूरा विश्व के लाखों लोगों की जान खतरे में है, संयुक्त राष्ट्र का उसमें क्या जो है, उनका क्या इंटरवेंशन है, उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया, उनके ऊपर भी एक उंगली उठती है। ऐसे गंभीर मुद्दे पर अपने नियमों को आज मानव कल्याण के नाम पर जो है बनी यह संस्था चर्चा तक नहीं कर पा रही है। नियम अपने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो लोगों के ऊपर चलाते हैं, मानव कल्याण की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ पे चर्चा क्यों नहीं हो पा रहा है, ये क्वेश्चन है। देखिए, चीन पर नज़र है, क्या नज़र है चीन पे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही इन तमाम घटनाओं के बीच जो स्थिति बहुत स्पष्ट हो रही है, जैसे जैसे महामारी जो है एक वैश्विक स्तर ये गहराती जा रही है, महामारी और भी कहीं जो है डीप चली जा रही है, चीन पूरी समस्या का सबसे पेचीदा केंद्र विमर्श का मुद्दा है ना? चीन एक मुद्दा है जिस पर डिबेट जो है करते हैं इस चीज़ से रिलेट करके। इस समय दुनिया के तमाम जो मुल्क हैं वो चीन की जो गतिविधियां हैं उससे बहुत ही ज़्यादा संदेह की नज़र से देख रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बहुत सारे ठोस जो है कारण भी मौजूद हैं कि इनको जो है संदेह की नज़र से देखा जाए, जैसे उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार का हनन। जो उइगर मुसलमान हैं उनको किस तरीके से उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका वायलेशन किया गया चीन के द्वारा। कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी को जो है शुरुआती दौर में जो है दुनिया के अन्य जो है कंट्रीज से छिपाना, ये सारी चीन के जो कदम हैं उससे लोग किस तरीके से प्रभावित हुए। वैश्विक नियमों का जो है दुरुपयोग करना चीन के द्वारा, बहुत सारे ऐसे जो है लॉज हैं, जो WTO में बहुत सारे ऐसे कई सारे मानक है जिनका उल्लंघन करता है चीन हमेशा। भारत की क्या स्थिति है वो हम देखते हैं। तो इस पूरे संकट के बीच में भारत जो है चीन से अपने संबंध को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। किस तरीके से अब भारत और जो है चाइना का रिलेशन होगा, उसके संबंध में जो है एक विचार करने की ज़रूरत है। भारत जो है को नए सिरे से सोचने की भी जो है एक ज़रूरत है कि किस हद तक चीन पर वो निर्भर रह सकता है। जिस हद तक वो इम्पोर्ट कर रहा है चीज़ों को, क्या वो उतना होना चाहिए भारत को? दूसरा है कोरोना जो महामारी है वो जो है घर बना चुका है पूरे विश्व को, और चीन उसका हब है जहां से ये चीजें निकली हैं। अभी भी वो अपनी आर्थिक जो षड्यंत्रकारी आते हैं चीन उससे जो है बाज नहीं आ रहा है, और इस इतनी बड़ी जो है संकट की घड़ी में अपनी आर्थिक चालें जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में चलता हुआ चीन दिख रहा है आज भी। ठीक है, अगर बीते हफ्ते की बात करें तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने हमारी दिग्गज हाउसिंग लोन देने वाली जो कंपनी है HDFC, उसको जो है क्या कर उसके शेयर्स खरीद लिए हैं और उसके 1.75 करोड़ शेयर्स खरीदे। ठीक है, तो एग्जाम जो आपका क्वेश्चन आ सकता है जो प्री में, वो ये है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदे गए हैं चीन के द्वारा, तो ये HDFC बैंक के शेयर्स खरीदे गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से एक प्रभुत्व जमाता हुआ दिख रहा है चीन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण को अगर हम देखें तो कुछ और जो है क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेंगे। और क्या है?
पहला तो ये है कि तेजी से रोबोट का उदय होगा, ठीक है। जो लोग हैं वो क्या करेंगे, सामाजिक जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग जो है ऑफिसेज में नहीं जा पाएंगे। बहुत सारी कंपनीज है जो लोग नहीं चाहेंगे लोगों को नौकरियां जो है अब वहां पे आए, क्योंकि ये जो है बहुत विशाल स्तर पे फैल रहा है हमारा कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है। तो ऐसे जो है समय में लोग, जो कंपनीज है वो चाहेंगे कि जो रोबोट है वो इंसानों की जगह ले लें और वो जो है उनकी जगह काम करें, ठीक है। तो एक तो हमारा हो गया तेजी से रोबोट का उदय होगा। दूसरा है महिला कर्मियों पर बहुत बुरा असर होगा। 53% जो महिला कर्मी हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं और इसमें सबसे ज्यादा लोग जो है बेरोजगार हुए हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे 61% महिलाएं जो है इस महामारी के चलते जो है इफेक्टेड होंगी, प्रभावित होंगी। पूरी दुनिया में तेजी से बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी। अगर आईएमएफ की सुने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सुने, तो अमेरिका में जो बेरोजगारी की दर है वो 10% से अधिक होगी। और वहीं पे अगर इंडिया की बात देखें तो इंडिया में 23.48% जो है बेरोजगारी होगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था में मांग अपने समय में बढ़ना जो है बड़ी चुनौती है। अर्थव्यवस्था में मांग आने वाले समय में जो फ्यूचर है हमारा, उसमें मांग बढ़े, ये इसके आसार कहीं दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। जो कोरोना का असर अगर खत्म हो भी जाए तो खत्म होने के बाद भी जो उसके खर्च पैटर्न जो देखने को मिलता है, उसके हम देखते हैं कि कोरोना के बाद में भी क्या मांग बढ़ने वाली है। क्या जो कोरोना संकट से डरे आम लोगों की बचत की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था के मांग में आने वाले समय में बढ़ना एक चुनौती होगा, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा जो है एक चुनौती है कि क्या मांग में जो है, क्या डिमांड में जो है इंक्रीमेंट देखा जाएगा। दूसरा है हमारा विकासशील देश महाशक्ति बनेंगे। तो जो विकासशील देश हैं वो जो है उनको इससे फायदा होगा। और अगर आप देखें तो सेवा फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट द वर्ल्ड इन 2050 में, इसमें 30 वर्ष के बाद विश्व की जो 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें से 6 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं होंगी जो डेवलपिंग है आज। वो वियतनाम है, फिलीपींस है, नाइजीरिया है और इसके जैसे विकासशील देश अगले 3 दशकों में बहुत लंबी छलांग लगाएंगे और भारत को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो चीनी कंपनियां हैं वो जो है विदेशी कंपनियां जो चीन में है वो चीन से निकलकर भारत में आएंगी। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया कंप्लीट। सेकेंड टॉपिक है कोरोना संकट और जस्टिस ऑनलाइन, ठीक है। तो कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो सुनवाइयाँ हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं, ठीक है। ये महामारी बढ़ती जा रही है और अलग अलग देशों ने अपनी जो कार्य संस्कृति है उनको भी कोरोना के जो है अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। उनका जो वर्किंग कल्चर है वो भी बदल रहा है, ठीक है। इस मामले में अगर देखें तो हमारा जो न्यायालय है वो भी पीछे नहीं है कहीं, वो भी अपने आप को जो है ऑनलाइन पद्धति में ढालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही, अब जो भी अदालती कार्यवाही हो रही है वो बहुत सारी जो हमने देखी कि बहुत तेजी से काम हो रहा है हमारे इसमें न्यायिक प्रक्रिया में, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और लॉकडाउन की परिस्थिति को भी देखते हुए लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में कोई अगर समस्या है तो वो क्या हो रहा है, वीडियो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो न्यायालय है वो बहुत तेजी से काम कर रही है। अब देखिए, सेशन कोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने की अब आवश्यकता नहीं हो रही है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना काम तो 2 ही घंटे का होता है, लेकिन उसमें पूरा टाइम और इवन जो दूर से जो लोग अप्रोच करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब कोरोना वायरस के बाद जो है इसमें बहुत ज़्यादा तेजी आई है और इस नए सिस्टम में काम करने की क्षमता में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है, ठीक है। देखिए, वकीलों की फीस कम होगी और न्याय पाने का खर्च जो है घटेगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या हो जाएगा कि जो फीस होगी, जब वकीलों की फीस घटेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो न्याय का दायरा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया और न्याय पाने में भी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है देश की पहली कागज रहित सुनवाई। तो बहुत ही जो है बड़ा दिन था ये, 1 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिना किसी कागज के वर्चुअल जो लेवल पे सुनवाई अपनी की है। सर्वोच्च अदालत की एक न्यायपीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की एक न्यायपीठ ने
पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो कागज रहित सुनवाई की है। इसमें एक वर्चुअल अदालत में 3 जजों ने, ठीक है, वर्चुअल अदालत थी, इसमें 3 जजों ने अपने सामने मोटी-मोटी फाइलों की जगह पे लैपटॉप लेकर वो बैठे थे और वकील जो है वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई कर रहे थे, ठीक है, और जो है उससे संबंधित बातों को बता रहे थे। जज उनको नोट करने की जगह जो है लैपटॉप पे उसको टाइप कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, वर्चुअल अदालतों को कोविड-19 को देखते हुए एक अस्थायी और आपातकालीन प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया है। तो ये अभी जो वर्चुअल चीज़ें हो रही हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम में, वो अस्थायी और आपातकालीन प्रक्रिया को देखते हुए इसको हमने अडॉप्ट किया है। लेकिन कुछ जज और वकील ये चाहते हैं कि इसको परमानेंट कर दिया जाए, ठीक है, इसको जो है वर्चुअल अदालतों को जो है कार्यवाही में शामिल कर लिया जाए। वर्चुअल अदालतों के इस नए जो चलन है उसके मद्देनजर कई ढांचागत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि जज और वकील ये मानते हैं कि अदालतें डिजिटल दुनिया में पहुंच सके, इन चुनौतियों का सामना जो करना जरूरी है। पहले जब हम इसको डिजिटल करें, इसके पहले कुछ चुनौतियां जिसको हमें जो है ओवरकम करना होगा। पहली बात क्या है, तकनीकी असमानता है बाधा, ठीक है, तकनीकी जो है असमानता जो है बहुत बड़ी बाधा है। देखिए, सिर्फ कनेक्टिविटी और वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर तक मुद्दे सीमित नहीं है कि कनेक्टिविटी कर ली जाए बेटर और वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लें, यही मुद्दा नहीं है। देखिए, क्या होता है कि कई लोगों के पास तो इन प्रणालियों का इस्तेमाल करने की जानकारी भी नहीं होती है तो भी वो नॉलेज नहीं है, वह उनका इस्तेमाल करने में जो है कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते हैं। कुछ हफ्तों में वकीलों के कई संगठनों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर फिजिकल अदालतों की प्रणाली पर वापस आने की मांग भी की है, ठीक है। बहुत सारे जो वकील हैं उन्होंने मांग की है कि फिजिकली जो है सामने आए, फिजिकली जो है ये चीज़ें फिर से जैसे पहले होती थी वैसे ही हों। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे संगठन ने तो ये दावा किया है कि देश में 90% वकील और जज को इस टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम तक नहीं है, ठीक है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि 90% जज और वकील उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि कैसे जो है इसमें काम करना है। तो पहले उनको ट्रेनिंग देके जैसे भी उनको उस जो है स्थिति में लाना पड़ेगा, तब जाके हम चीज़ों को अडॉप्ट करा पाएंगे। कुछ वकील अपनी आजीविका को लेकर चिंतित हैं और दावा करते हैं कि अभी काफ़ी कम लोगों की वर्चुअल अदालतों तक पहुंच है। उनको लगता है कि उनके जो वकील हैं उनका जो भी अब उनको बिजनेस है या जो भी उनका है वो जो है बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं और संदेहजनक भी है कि क्या लोग जो है उस लेवल तक पहुंच पाएंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो अदालतों तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए कुछ जो वकील हैं वो अपनी आजीविका, अपनी लाइवलीहुड, एक्चुअली बिजनेस नहीं वो लाइवलीहुड है, तो लाइवलीहुड को लेके वो चिंतित हैं, ठीक है। न्यायपूर्ण सुनवाई पर पड़ सकता है असर। देखिए, न्यायपूर्ण सुनवाई पर असर कैसे पड़ेगा कि जो वीडियो जो है स्ट्रीमिंग में खराबी अगर हो जाती है, लाइव स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें कुछ जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं उसका बर्ताव, उसका चेहरे का हाव भाव है ना, वो जो है क्या फीका पड़ सकता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो सुनवाई में जो है उसकी न्यायप्रियता को कहीं ना कहीं जो है बाधित करेगी वो। क्यों? क्योंकि देखिए, क्रिमिनल लॉयर की अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो मुद्दा बहुआयामी कनेक्टिविटी का है। और देखिए क्या होता है कि इसके बहुत सारे पहलू हैं जिसको हम जो है ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? देखिए, हरिहरन ने DW को बताया कि बहुआयामी कनेक्टिविटी का इंतजाम करने की ज़रूरत है, जिसमें एक तरफ से जांच एजेंसियां हों और दूसरी तरफ बचाव के पक्ष के वकील और मुल्जिम हों, ठीक है, जिसे हर तारीख पर मौजूद होना ज़रूरी है। कि न्याय सुनवाई का एक पहलू है, जो भी हो वो भी देख सकें इसको, ठीक है। अब देखिए, ई कोर्ट में क्या मुश्किलें हो सकती हैं। देखिए, कोरोना काल में ई कोर्ट की राह में क्या मुश्किलें हैं ये हम देख रहे हैं। देखिए, पूरे देश में मुकदमों की सुनवाई देशव्यापी लॉकडाउन के पहले से ही लगभग रुकी हुई थी। अदालतें केवल बहुत ही ज़रूरी जो काम थे वो निपटा रही थी। देश के जो है भौतिक रूप से मुकदमों का दाखिल होना लॉकडाउन के बाद प्रभावित हुआ था। फिजिकली जो है मुकदमे को जो है दाखिल नहीं किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत बहुत सी अदालतों में ई फाइलिंग की सुविधा है, ठीक है। बहुत सारी अदालतें हमारी सुप्रीम कोर्ट में तो है ही, हाई कोर्ट में और बहुत सारी ऐसी अदालतें जिसमें ई फाइलिंग करा सकते हैं, यानी बंदी के दौरान भी जो है लगातार मुकदमे वहाँ पे दाखिल हो रहे थे, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने अपने जो है इस मामले में बहुत सब जो अदालत है, निचली अदालत है, उनको कहा कि वर्चुअल कोर्ट का शुरुआत कर दिया जाए, ताकि लोगों को जो है वो न्याय तक उनकी पहुंच जो है बढ़ सके, ठीक है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
लेकिन देखिए इसके लिए एक ऐप का भी जारी किया जाना ज़रूरी है। एक ऐप जारी भी किया गया जिससे अधिवक्ता घर बैठे अपने आवेदन टाइप करके भेज सकते हैं। जिसको भी अपना आवेदन टाइप जो है भेजना है वो टाइप करके जो है आपका इंटरनेट के माध्यम से उसको भेज सकते हैं। आवेदन जो है न्यायालय द्वारा स्वीकृत सीधे तौर पर अधिवक्ता के साथ जुड़कर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। ठीक है, हमारे देश में आप देखिए तो न्यायालयों में लगभग 3 करोड़ मामले आज भी जो है लंबित हैं और ऐसे ऑनलाइन सुनवाई से निश्चित तौर पर मामले के निपटान में कटौती जो है, मामले के निपटान दिनों में कटौती हो जाएगी। मामले जल्दी जो है हम जो जजेस हैं वो निपटा पाएंगे और इस पे जो भार है जुडिशरी पे वो कम हो पाएगा और ये प्रक्रिया जनोन्मुखी बनेगी। ठीक है, अलग अलग न्यायालयों के बीच जो डाटा की समानता है वो नहीं होती है। आप जो है कुछ न्यायालय के डाटा कुछ और होते हैं, अलग न्यायालय के अलग होते हैं, तो उनका वर्गीकरण करना, उनको जो है क्लासिफाई करना बहुत ही एक प्रॉब्लम का काम होता है। लेकिन जब ये कंप्यूटरीकृत हो जाएंगे तो काफ़ी जो है कंप्यूटरीकृत होने पे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी और जो टाइम है जो स्पेंड किया जाता है इस चीज़ पे वो जो है हमारा बच जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन अदालत है उनकी मांग के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि फिजिकल अदालतों को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। फिजिकल अदालतों के साथ साथ ऑनलाइन को जो है उसमें ऐड करते हुए जो आदर्श कानून व्यवस्था है उसको स्थापित करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का ये भी कहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है ऑनलाइन शिक्षा और चुनौतियाँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ऑनलाइन शिक्षा के विषय में बहुत सारे लोग हैं, उनका बहुत अलग अलग मत है। देखिए हमारे जो वैश्विक महामारी है उसके चलते शिक्षण संस्थानों को अचानक से बंद कर दिया गया। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए ज़रूरी भी था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए। लॉकडाउन के टाइम पे कोई बाहर भी नहीं जो है जाना अलाउड नहीं था, तो ये चीज़ जो है हमारे संस्थान भी बंद कर दिए गए थे। देखिए तमाम संस्थानों में अध्यापन के लिए इंटरनेट की सहायता से गूगल मीट या जूम या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनका उपयोग करते हुए छात्रों ने अपने घर पर जो है स्टडी का काम किया और बहुत ही जो है सराहनीय ढंग से ये किया गया प्रयास। लेकिन देखिए उससे होता क्या है कि इससे 2 चीज़ें हैं, 2 प्रॉब्लम्स हैं इससे। ये है कि टीचर्स का फिजिकली प्रेजेंट होना, बहुत सारी चीज़ें वो टीचर्स फिजिकली प्रेजेंट होकर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाते हैं, ना ही जो है सिर्फ जो आपके स्टडी रिलेटेड चीज़ें हैं, एकेडमिक्स की चीज़ें हैं, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझा देते हैं। बहुत सारे एटिकेट्स होते हैं टीचर्स के पास, बहुत सारी और एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो वो उस टाइम आपको बता सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो है फिजिकली प्रेजेंट नहीं होने से ये नुकसान हो सकता है और फिजिकली प्रेजेंट होने से एक जो बहुत सारी इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे टीचर का बहुत बड़ा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर और बहुत बार ऐसे मुद्दे सामने आए हैं कि टीचर जो है हरास भी करते हैं बच्चों को, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं जो किसी भी तरीके के रिलेटेड या जैसा भी, तो वो सारी चीज़ों से छुट्टी मिल जाएगी और एक ऑनलाइन प्रक्रिया है सीधे तौर पे चलती रहेगी। ये इसके पॉजिटिव्स और निगेटिव हैं। ठीक है, शैक्षणिक कार्य में संलग्नता के लिए नए आयाम। देखिए इसमें क्या है कि एक विशेष तरह की सार्वजनिक जो है प्रेरणा मिल रही है। इसमें एक प्राइमरी का छात्र अगर दिल्ली में बैठे कई 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के एक गांव में लैपटॉप या मोबाइल या पर जूम के जरिए अपनी कक्षा अपडेट कर रहे हैं और टीचर से बात कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि छात्र ने कभी भी कक्षा की अवधि के दौरान ध्यान देना होता है। अध्यापक ही नहीं बल्कि छात्र को भी ध्यान देना होता है। कंसंट्रेटेड होते हैं बच्चे क्योंकि सब पारदर्शी है यहाँ पे और उसका कोई विकल्प भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन शिक्षा आदर्श नहीं कही जा सकती। ये बिल्कुल सही बात है कि ऑनलाइन शिक्षा कोई आदर्श नहीं कही जा सकती, लेकिन ऐसी सिचुएशन जब इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन हो तो ये इसका हम सहारा बिल्कुल ले सकते हैं और एक सकारात्मक जो है दिशा में इसका सहारा हम ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा वैकल्पिक और पूरक है। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा जो है वो वैकल्पिक है और पूरक है, दोनों ही भूमिकाओं में है। इन पर कार्य जो है आरंभ कई साल पहले शुरू हो चुका था। इसमें बहुत जो है उपाय तो एक तरफा सूचना उपलब्ध कराते, जैसे ये वीडियो जो मैंने आपको दिया ये एक तरफा है। मैं जो है कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, आप जो है उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप कॉमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये एक्चुअली एक तरफा है। लेकिन अगर लाइव स्ट्रीमिंग है या फिर ऑनलाइन कोई बिल्कुल वीडियो ले रहा है और आप जो है उस पार बैठे हुए हैं तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किसी भी इशू पे, किसी भी मुद्दे पे। ठीक है, तो ये है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अध्यापक को इसमें यही है कि कुछ पॉजिटिव निगेटिव जो हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया है। और स्वतंत्र भारत में शिक्षा संस्थानों का जाल विस्तृत हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। देखिए क्या है कि जब स्टूडेंट्स जो हैं
उनका नंबर बढ़ा, युवा की संख्या बढ़ी, तो साथ में जो ये स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी बढ़े। और वो ऐसे बढ़े कि जैसे मशरूम जिस तरीके से बढ़ता है उस तरीके से ये संस्थान बढ़ते गए। ठीक है, ये बढ़ते तो गए, इनके नंबर बढ़ गए, लेकिन ये जो विद्या के केंद्र है वो संतोषदायी नहीं है। ठीक है, इनके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आप देख लीजिए, प्राइमरी से लेके आप जो है हायर सेकेंडरी तक या फिर हायर एजुकेशन देख लीजिए, बहुत ही खर्चीले, बहुत ही महंगे होते हैं। ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी जो है शिक्षा, और उसके बाद भी संतोषजनक जो है यहाँ पे हमें कंटेंट नहीं मिल पाता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ और इन सब चीज़ों के नाम पे बहुत सारी चीज़ें और होती है जो हमें एक्स्ट्रा जो है हमें जो है वो चार्ज होता है, जो एडिशनल नहीं होती हैं। तो ऐसी समस्याएं हैं, ऐसा जो है अनुभव किया गया है। जो अध्यापक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो पाठ्य पुस्तक है, छात्रावास है, पुस्तकालय है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें बहुत एडिक्वेट नहीं है अभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लाल फीताशाही कानून हस्तक्षेप के चलते शिक्षा संस्थाएं जूझ रही हैं। तो क्यों जूझ रही हैं? देखिए, लाल फीताशाही क्या होता है कि जब भी हम कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं, जब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एक रुकावट होती है, एक बाधा होती है, ये होती है लाल फीताशाही। कानूनी हस्तक्षेप बहुत सारे होते हैं, जो स्थानीय रूप पे बहुत सारे दबंग होते हैं, जैसे एजुकेशन माफिया हो गए बहुत सारे। ठीक है, उनमें जो है अधिकांश शिक्षण संस्थान कई वर्षों से लगातार इन सब प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। ठीक है, इसी बीच अन्य कारणों से बहुत सारे रीजन है जिनके जो है वजह से जो मानक स्तर है वो नीचे है बहुत। ठीक है, स्कूल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी जो फीस है इतनी मनमानी है और उनका जो क्वालिटी है वो इतना लो है कि अगर किसी भी अभिभावक से आप सर्वे किया जाए तो वो जो है बहुत ही अनसेटिस्फाइड है लोग इससे। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि छात्रों और अभिभावकों, यानी कि जो अभिभावक हैं और स्टूडेंट्स हैं, दोनों में ही बहुत एक असंतोष की स्थिति है। परीक्षा पास करने वालों का नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उनकी क्षमता है, उनका कौशल है, उसमें जो है कोई ऐसा जो है इंक्रीज या कोई ऐसा जो है इस दृष्टि से कुछ और योग्य छात्र जो हैं वो नहीं दिख रहे हैं। और यही एक लीड करता है कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को भी यही बढ़ावा दे रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, जब जो छात्र हैं जो वो बाहर निकलते हैं तो उनके पास कोई कौशल नहीं होती है, कोई इस तरीके की कैपेबिलिटी नहीं होती है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डायरेक्टली ले लें। तो मार्कशीट तो बहुत सारी हैं, जो उनके पास प्रमाण पत्र बहुत अच्छे प्रमाण पत्र उनको मिलते हैं, लेकिन उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है। इसकी वजह से यही लीड करती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो है ही, जो देश की तरक्की है वो भी बाधित हो रही है। अच्छे छात्र नहीं है तो रिसर्च नहीं होता है, जो कंपनीज हैं उनको अच्छे मैनेजर्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। ये शिक्षा का व्यवस्था का सही होना ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, विषम माहौल में दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था ने नई राह दिखाई। बिल्कुल सही बात है कि ऐसी जो है इस सिचुएशन में जो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन थी, तो इसमें अगर फिजिकली जो है शिक्षा नहीं ले पा रहे थे तो एक बहुत बड़ा, बहुत ही ऑल्टरनेटिव एक माध्यम था कि ऑनलाइन या वर्चुअल जो है क्लासेस लेना, ये बहुत बड़ा एक माध्यम है। ठीक है, राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान और इग्नू ने औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था में लचीला रुख अपनाया है। किसने? राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान और इग्नू ने, परंतु गुणवत्ता के दृष्टि से किसी तरीके का समझौता नहीं किया है। बिल्कुल सही बात है। ऐसी व्यवस्था के अच्छे परिणाम भी आए हैं। इनसे पढ़कर निकलने वाले छात्रों की योग्यता और क्षमता संतोषजनक पाई गई है। इवन जो ऑनलाइन जो डिस्टेंस लर्निंग है, वो भी उनके जो वहाँ से छात्र निकलते हैं उनकी योग्यता और उनकी शिक्षा जो संतोषजनक है। ठीक है, कई सरकारों ने भी दूरस्थ शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं, परंतु किशोर छात्रों के मानसिक तनाव तब बहुत बढ़ जाता है जब अच्छे अंक पाने को भी अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिल पाता। अच्छे अंक पाने वाले छात्रों को भी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जा रहा है। ऐसे माहौल में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत महत्वपूर्ण कार्य आरंभ हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, महत्वाकांक्षी स्वयं नामक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्वयं। ठीक है, स्वयं प्रभा करके है। तो स्वयं नामक एक कार्यक्रम है जिसपे 2000 पाठ्यक्रम संचालन करने का प्रावधान है, जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के स्तर के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के छात्रों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा, आप उस पर भी स्टडी कर सकते हैं। आप एक बार स्वयं प्रभा देखेंगे तो बहुत सारे जो चैनल्स, आई थिंक कितने 36 चैनल्स हैं जिसमें जो है दूरदर्शन पे, जिसमें ये जो है स्वयं प्रभा भी एक चैनल है जिसपे ये 2000 पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी हैं। ज्ञान दर्शन
ठीक है, स्वयं, तो 3 हो गए आपके, ज्ञान, दर्शन, स्वयं प्रभा और स्वयं, ठीक है, ये जो है हमारे हैं। और अनुसंधानकर्ताओं के लिए शोध सिंधु, शोध सिंधु, ठीक है, और शोध गंगा महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराते हैं। वर्चुअल लैब वैज्ञानिक प्रयोगों को संपादित करने का प्रशिक्षण देती है। वर्चुअल लैब भी है जहां से हम वैज्ञानिक प्रयोगों को जो है देख सकते हैं। अब देखिए चुनौतियां क्या है, सभी के पास समान अवसर अभी भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, वक्त की मांग तो है, लेकिन व्यावहारिकता की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे इस बात की पूरी तरीके से जो है हम नहीं कह सकते हैं। मांग क्या है कि वर्चुअली जो है ऑनलाइन चीजों को कर दिया जाए, लेकिन क्या व्यावहारिकता में हम उसमें आ सकते हैं, क्या सभी लोग के पास समान अवसर है। देखिए देश के तमाम विश्वविद्यालयों में अब अपने यहाँ न केवल शिक्षण कार्य बल्कि परीक्षा जैसे काम तक ऑनलाइन शुरू करने का फैसला कर दिया है, ठीक है। इस कवायद से छात्रों को उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं, है ना। क्यों बढ़ गई हैं, देखिए जो बढ़ना स्वाभाविक भी है, इसमें संदेह नहीं है कि व्यावहारिक जो मुश्किलें हैं और तकनीकी संसाधनों में अभाव में ऑनलाइन शिक्षा की सुविधाएं सुलभ नहीं है। इस वजह से छात्र और शिक्षकों में तात्कालिक तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो आधारभूत संरचना है, जो तकनीकी है, वो जो है अवेलेबल नहीं है बच्चों में और शिक्षकों में भी। देखिए वक्त की जरूरत भी है, ऑनलाइन शिक्षा बिल्कुल जरूरत है। विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान ऑनलाइन चल रहे हैं अभी इस समय, ठीक है, हमें उनके दौड़ में शामिल होना है, तो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सवाल क्या है कि भारत जैसे देश में इसे आसानी से स्वीकार करना जो है कैसे संभव हो पाएगा, स्वीकार कैसे किया जा सकता है, उसकी क्या राह है, ठीक है। देखिए अभी जो है दुविधा में है बौद्धिक जगत, ठीक है। तो बौद्धिक जगत दुविधा में क्यों है, पूर्णबंदी के कारण देश भर में छात्रों की पढ़ाई जो है बाधित हुई है। स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा संस्थान जो है यही स्थिति देखने को मिल रही है। आपात स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था विभिन्न विश्वविद्यालयों में लागू की गई है और पाठ्यक्रम को पूरा मानकर ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की तैयारी भी चल रही है। लेकिन हकीकत क्या है, विभिन्न जो क्षेत्रीय शैक्षणिक संस्थान ही नहीं बल्कि देश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं, इन शिक्षा के कदम बढ़ाने को लेकर दुविधा में है। इसका कारण क्या है, दुविधा क्यों है इतनी? दुविधा इसलिए कि जो है संसाधनों की उपलब्धता के बारे में अच्छे से जानते हैं। शिक्षण संस्थानों के पास तो फिर भी संसाधन हो सकते हैं, चाहे वो सीमित ही क्यों ना हो, लेकिन छात्रों का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जिसके पास ये सारी चीज़ें या ऑनलाइन के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे वो मोबाइल हो गया, मल्टीमीडिया फ़ोन का यूज़ होता है या फिर इंटरनेट की व्यवस्था हो गई, ये सारी चीज़ें जो है संभव नहीं हो पाती हैं। तो विश्वविद्यालय भी अपने स्तर पे ये समझते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम है, कई शिक्षण संस्थान है वो चीज़ को समझते हैं, उनके पास तो फिर भी चीज़ें मुहैया हो जाती हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इससे दूर हैं, ठीक है। देखिए छात्रों की आर्थिक विविधता है बड़ी मुश्किल। क्या मुश्किल है आर्थिक विविधता? देखिए विश्वविद्यालयों में जो विभिन्न पृष्ठभूमि से छात्र आते हैं, इनमें से बहुत सारे छात्र बहुत सारी जो है अलग अलग जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र, आदिवासी पृष्ठभूमि, शारीरिक निशक्तता के आधार पर कई तरीके की चुनौतियां झेल रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें छात्रों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे शहरों से आने वाले छात्रों का है, ठीक है, जो मार्च में छुट्टियों में अपने घर जो है चले जाते हैं। अब देखिए क्या है, इन घरों में छात्रों के पास किताबों सहित दूसरी अध्ययन सामग्री नहीं है। ऐसे में छात्रों के सामने एक सवाल है कि पढ़ाई कैसे की जाए। तो ऐसी स्थिति में जो तकनीकी है उसके संसाधन का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, पॉइंट है, वो ये है, विविध क्षमताओं वाले छात्रों को एक वर्चुअल मंच पर लाना कितना सार्थक है। जो भिन्न भिन्न क्षमताओं के छात्र हैं उनको एक ही वर्चुअल मंच पे लाना कितना जो है सार्थकता है इसकी। तो देखिए सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से अलग अलग जो है, जो क्षेत्र से अलग अलग समाज से उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, वहाँ से जो आने वाले छात्र हैं उनके पढ़ने की क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं, उनकी ज़रूरतें बहुत अलग होती हैं, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष कक्षाओं में बेहतर ढंग से उसे पूरा किया जाता है, लेकिन वर्चुअल रूप में जो वीडियो कॉल के थ्रू जो क्लासेस होती हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं इंडिविजुअल लेवल पे पूरी की जा सकती हैं, ठीक है। तो देखिए अलग अलग छात्रों और समूहों के साथ मिलकर कक्षाओं में पढ़ाई करने से बेहतर समझ विकसित होती है, जो एक इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, तो उनकी जो इन्वायरमेंट के लिए, जो समाज के लिए जो उनकी एबिलिटी होती है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, वो भी विकास करती है,
लेकिन इसके जो है अपोजिट अगर हम देखें कि ऑनलाइन जो है पढ़ाई में ऐसा कोई जो है जो विकास है ये चीज़ नहीं हो पाता है और शिक्षा का एक जो है सिर्फ एक बोझ की तरह हो जाता है, ठीक है ना। इसमें छात्र सिर्फ डिजिटल तकनीकी और गैजेटों पर निर्भर होता है और उसका सबसे घातक नतीजा ये होता है कि ज्ञान अर्जन एक एकांगी रूप ले लेता है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट सिर्फ डिजिटल चीज़ों पे ही जो है डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। और नेक्स्ट जो है वो है ऑनलाइन शिक्षा के बारे में 7 मिथक। 5 जो क्या मिथक है देख लेते हैं। 7 मिथ्स अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन। क्या 7 मिथ हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए 7 मिथ्स क्या है। कोविड-19 के प्रकोप में जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। सारी दुनिया, भारत ही नहीं सारी दुनिया इससे जो है इस महामारी से परेशान है। इसके जो परिणाम है वो बहुत ही जो है घातक सिद्ध हुए हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन जो है इस महामारी से छात्रों को बचाने के लिए स्कूलों और शिक्षण संस्थानों द्वारा अपनाई जा रही ऑनलाइन शिक्षा जो माध्यम है, ठीक है, इसके बारे में तरह तरह के मिथक हैं और भ्रम पैदा कर रहे हैं। क्या है? ऑनलाइन शिक्षा युवा और तकनीकी पर कुशल लोगों के लिए ही बनी है। तो ऐसा जो है देखिए ये सिर्फ ये बता रहे हैं जो स्किल्ड लोग हैं उन्हीं के लिए ऑनलाइन ये शिक्षा तकनीकी है। सच्चाई ये है कि युवा एवं वृद्धों के अलावा सब लोग जो इस तकनीक में कुशल हैं या अकुशल हैं, सबको स्वयं की तकनीक के रूप में सक्षम बनाना होगा, ठीक है। अपने आप को जो है डेवलप करना होगा टेक्नोलॉजिकली और नई जो है शिक्षा की ऑनलाइन जो पद्धति है उसको भी अपनाना होगा। दूसरा क्या है? ऑनलाइन शिक्षा केवल एक काम चलाऊ व्यवस्था है, तो एक भ्रम है ये। ऑनलाइन शिक्षा काम चलाऊ व्यवस्था है तथा हालत सामान्य होने पर शिक्षा की पारंपरिक पद्धति फिर से लौट आएगी, ठीक है ना। नई शिक्षा तकनीकी या तौर तरीकों को सीखने की आवश्यकता नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि ऑनलाइन शिक्षा हमारी शिक्षण प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अस्थायी बदलाव किए गए हैं। देखिए जो ऑनलाइन शिक्षा है वो आने वाले समय में उसको हम फिर से जो हमारी जो परिपाटी जिस तरीके से चल रही थी उसी में हम फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये एक अभिन्न हिस्सा है। ये जो आपका शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा है ऑनलाइन। इससे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं जो हमें मिलती हैं। तीसरा क्या है? ऑनलाइन शिक्षा समतावादी नहीं है। तो ये एक मिथक है कि यह पद्धति केवल उन्हीं लोगों के लिए पक्षधर है जो जिनकी तकनीकी उच्च है और तकनीकी तक उनकी पहुंच है। ये लोगों के बीच में भेदभाव करता है, ये एक मिथक है। इसमें थोड़ी सच्चाई हो सकती है, लेकिन अगर हम जो है एक वास्ट लेवल पे देखें तो शिक्षण पद्धति है वो सबके लिए है। इसमें सभी छात्रों के लिए एक स्मार्टफोन और एक इंटरनेट का कनेक्शन रखने की आवश्यकता है, ठीक है। ये है कि एक स्मार्टफोन और एक जो है इंटरनेट की ज़रूरत है, लेकिन ये किसी के लिए भेदभावपूर्ण जो है एक वंचित रखना, ये भेदभावपूर्ण ये नज़रिया नहीं है। ये सबको जो है साथ लेके चलने की बात है इसमें, ठीक है। जस्ट सेकेंड। नेक्स्ट हमारा प्रौद्योगिकी एक रोज शिक्षकों का स्थान ले लेगी, ठीक है। तो शिक्षकों के भीतर ये सहज और स्वाभाविक भय है कि एक दिन क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो जो है टीचर्स का जगह ले लेगी, लेकिन उनको ये आश्वासन देना चाहिए कि उनका स्थान कोई नहीं ले सकता, परंतु उन्हें यह समझना होगा कि उनकी भूमिका बदल गई है। वो ट्रेडिशनल तरीके से जो पढ़ाई है वो अब नहीं चल सकती है। उनको भी अपने तरीकों में एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। उन्हें ज्ञान के भंडार सागर के रूप में देखा जाता है जो शिक्षक होते हैं, लेकिन आज प्रौद्योगिकी के बदलते स्वरूप के माध्यम में उन्हें जो है विषयगत सामग्री निर्माता, जो पाठ्यक्रम डिज़ाइनर एवं ज्ञान के हिस्सेदार के रूप में जाना जाता है। तो जैसा ही टेक्नोलॉजी बदल रही है उनको भी अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलनी पड़ेंगे, जो आज की ज़रूरत है उसको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है छात्र क्लास रूम में शिक्षा ग्रहण करने की पद्धति को वरीयता देते हैं, न कि ऑनलाइन शिक्षा को। देखिए यह धारणा जो है इस कल्पना ये एक जो है क्या है कि इस कल्पना से उपजा है कि शिक्षा और शिक्षक और शिक्षण प्रणाली का अपरिहार्य हिस्सा है। उनके बगैर शिक्षा अधिगम प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी, परंतु इसके विपरीत वास्तविक तौर पर युवा वर्ग न केवल नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के इच्छुक हैं, अभी तो शिक्षण जो प्रणाली है उसमें होने वाले बदलाव को भी अपना रहे हैं वो, ठीक है। तो वो जो नई प्रौद्योगिकी है और जो नए बदलाव हैं दोनों ही जो है अपनाए जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट हमारा है ऑनलाइन शिक्षा अधिगम प्रक्रिया क्लासरूम शिक्षा पद्धति की तुलना में कारगर नहीं है।
देखिए, दोनों प्रकार का शिक्षण प्रणाली में अपने अपने गुण दोष होते हैं, परंतु अच्छे एवं निपुण शिक्षक शिक्षा अधिगम से सभी माध्यम में सही बैठते हैं। अगर टीचर जो है निपुण है, वो जो है टीचर एक उनके पास नॉलेज है, तो वो चाहे फिजिकल मीडियम हो, फिजिकली वो प्रेजेंट हो क्लास में, या वर्चुअल वो क्लास ले रहा हो, वो दोनों ही माध्यम में सही बैठते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से हासिल डिग्री या डिप्लोमा वैध नहीं होता। तो देखिए, भारत में छात्र ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से प्राप्त डिग्री और डिप्लोमा को कमतर मानते हैं, लेकिन पारंपरिक शिक्षण पद्धति में डिग्री डिप्लोमा के मुकाबले ऑनलाइन जो पद्धति से शिक्षा या डिग्री या डिप्लोमा में जब नौकरी जो मार्केट में जब उतरते हैं बच्चे, तो क्या है कि उसमें जो है उसको देखते हैं कि वो समतुल्य नहीं है। इस धारणा के विपरीत ये समझना होगा कि ऑनलाइन जो ई माध्यम है, जो सवालों के घेरे में है, वास्तव में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण प्रणाली का मिश्रण है। ठीक है ना? तो ये जो ऑनलाइन ई माध्यम है, ये एक मिश्रण है ऑनलाइन और ऑफलाइन का, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीजें हमने कवर कर ली। नेक्स्ट हमारा है घर से काम, वर्क फ्रॉम हाउस। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।